गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड। आप लोग से गुजारिश है कि थोड़ा पढ़िए फिजिक्स को, क्योंकि जो व्यू है फिजिक्स की 11th क्लास के लिए बहुत कम आ रही है। ठीक है, बहुत कम लोग देख रहे हैं। अब इतने अच्छे खासे बच्चे हैं सब लोग पढ़ने में 11th में, और जिस तरह से व्यू आ रहा है उससे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। कुछ ही विशेष बच्चे पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि सभी लोग इस जितने भी वीडियो जा रहे हैं फिजिक्स के 11th के लिए सभी लोग पढ़िए। ठीक है, ये जो चैप्टर चल रहा है वेक्टर एनालिसिस, मैंने आपको बताया था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फ्यूचर में हमेशा आपके काम आएगा। ठीक है, तो अपनी रेट सभी लोग बढ़ाइए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग डेली के डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है 2 या 3 दिन बीत जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यू देखने को मिलता है वो 4-5 स्टूडेंट जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। जितनी बार आप जैसे इसको पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। जैसे आप अभी कुछ समझे रहेंगे, फिर बाद में आपको कुछ और बताया जाएगा तो और अच्छे से आपको एडॉप्ट होगा दिमाग में। तो इससे मत पढ़ाई की हम नहीं देखेंगे, ये है देखिए पढ़िए सब लोग। ठीक है, इसी में आपके लिए बेनिफिट है, भी पढ़े रहेंगे तो उसको और अच्छा से आगे आप समझेंगे। तो चलते हैं वेक्टर एनालिसिस चैप्टर जो हमारा फिजिक्स फर्स्ट पार्ट है उसका चल रहा था। कल मैंने आपको इस क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बताया था कि दो अगर वेक्टर हों उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है। ठीक है, उसकी कुछ हमने प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में अगर स्केलर प्रोडक्ट तो मैंने बताया था किससे डिनोट करते हैं, जैसे डॉट लगा के किया जाता है। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो अगर हमारे दो वेक्टर ए और बी हों तो इनके स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं इसको देखेंगे। यहाँ लिखेंगे इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर देन इट्स स्केलर प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को जो हम लिखते हैं वो होगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड एंगल, ये ऐसे कह सकते हैं, एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। क्या कहेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दैट इज डिफिनीशन। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि आप क्या कहेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। ये हमारा क्या है, स्केलर प्रोडक्ट की डिफिनीशन है।
दिए गए हों उसके स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड कोसाइन एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर। ठीक है, इसके क्या होता है हमारा इक्वल होता है। और यहां से अगर इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लें तो बाई इक्वेशन 1 हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है हमारा ए बी कॉस थीटा है। ठीक है, यहाँ पे ए बी जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या है मैग्नीट्यूड हैं। और अगर इस पूरे की बात की जाए ए बी कॉस थीटा की तो ये क्या है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, और ए बी कॉस थीटा कीजिए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से इसको आप फिगर बना के समझ सकते हैं कि ये अगर आपका वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो, इनके बीच का एंगल थीटा हो, तो यहाँ से अगर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये हम दिखा सकते हैं बाई फिगर। इसको ऐसे बनाइए थोड़ा सा, दोनों वेक्टरों का बीच थीटा हो गया। उसके बाद से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हमारा यहाँ तक क्या हो गया वेक्टर बी हो गया, ये हमारा वेक्टर ई हो गया। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर हमारे दो वेक्टर हो और इनका अगर स्केलर प्रोडक्ट हमें लिखना हो, ठीक है, तो इनका स्केलर जो प्रोडक्ट हमारा होगा यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा। यानी स्केलर प्रोडक्ट को याद रखिए हमेशा डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। और जो हम इससे पहले पढ़ते क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हम क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा ए बी कॉस थीटा होगा, और ये क्या है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब इसकी डिफिनीशन क्या हम दे सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर, ठीक, एंड कोसाइन एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर। यानी जो हमारे गिवन वेक्टर है उनके बीच का जो कोसाइन एंगल होगा सभी का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और
ए और बी हमारे क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होंगे वेक्टर, दोनों वेक्टर के, और ए बी कॉस थीटा हमारा क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होगी यहाँ पर। तो इतनी चीजें दिमाग में आप रखिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इस एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यानी एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट रीडिंग होगा हमारा एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हम इससे समझ सकते हैं। सपोज करिए आपका क्या है, सरफेस है और इस पे ब्लॉक क्या है, प्लेस्ड है। अगर इस पे हम यह फोर्स अप्लाइड करते हैं, या फिर ये जो यह निया क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, दैट इज सरफेस, ठीक। और ये ब्लॉक या मास का एक ब्लॉक है जो कि क्या है, प्लेस्ड है। अगर इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यह फोर्स अप्लाई करके क्या किया जाए, पुल किया जाए, ठीक है, इस एंगल पे थीटा। तो ये क्या होगा, ब्लॉक स्मॉल डी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, सपोज करिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो वर्क डन होगा वो हम क्या लिख सकते, किसके इक्वल होगा, W इक्वल टू हमारा जो वर्क डन होता है वो लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फोर्स कितने एंगल पर लग रहा है, थीटा एंगल पे। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम थीटा एंगल पे फोर्स लगा करके पुल करते हैं, तो हमारा जो एक्चुअल फोर्स होता है, ठीक है, वो दो पार्ट में क्या होता है, हमारा डिवाइड हो जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट इसका होता है वो होता है F cos थीटा, और जो वर्टिकल होता है वो आपका F sin थीटा होता है। F sin थीटा क्या करता है, इस ब्लॉक के वेट को क्या करता है, एक तरह से कहिए बैलेंस किया जाता है। जैसे जैसे इसको हम मूव करेंगे तो नीचे इसका वेट वर्क करेगा, और ऊपर जो है F sin थीटा है, तो ये दोनों क्या करते हैं, दूसरे को बैलेंस किए देते हैं, ठीक है। और ये जो F cos थीटा फोर्स है, ये आपका इफेक्टिव फोर्स होता है जो ब्लॉक को क्या करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है स्मॉल डी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, ब्लॉक को डिस्प्लेस करेगा वो है F cos थीटा। तो यहाँ पे फोर्स हो गया F cos थीटा, ठीक, इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, D। तो इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू FD cos थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। फोर्स भी आप जानते हैं हमारा क्या है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, वेक्टर है। तो दो वेक्टरों का भी हमने पढ़ा, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी वेक्टर है और डी भी क्या है, आपका वेक्टर है। इनके स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, FD cos थीटा के। तो FD cos थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F डॉट वेक्टर D, यानी वेक्टर F डॉट वेक्टर D लिख सकते हैं। ये बस समझ में आई, ठीक है।
इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए, इसको हम मान लें इक्वेशन 1। ठीक, तो अगर दोनों का हम कंक्लूजन करें, ठीक है, पाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एज, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी इसके इक्वल होगा एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, और ये दो वेक्टरों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और ये किसके इक्वल होगा, आपका डब्ल्यू के, यानी डब्ल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि दो वेक्टरों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो उससे हमें क्या मिल रहा है, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या हमारा वर्क है। ठीक है, तो वर्क हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये ध्यान रखिए कि दो वेक्टरों का जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, हम प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी है, तो इससे हमें क्या मिल गया, वर्क मिल गया। ठीक है, तो एक क्या है, एग्जाम्पल हो गया आपका। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि दो वेक्टरों के प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, दो वेक्टरों के प्रोडक्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, और लास्ट में हमें क्या मिला है कि जब भी हम दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे उससे हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और वो स्केलर क्वांटिटी हमने एग्जाम्पल में क्या पाया, डब्ल्यू। इसी तरीके से जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो वर्क में क्या होता है, जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा। ठीक है, तो इसकी आप दो स्पेशल केसेस भी दिखा सकते हैं। स्पेशल केसेस, पहला केस क्या होगा, अगर आपके वेक्टर एफ एवं वेक्टर डी लाई इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1, तो आपको मिल जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी। तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है, मैक्सिमम वर्क मिलता है। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा स्पेशल केस ये है कि अगर वेक्टर एफ एंड वेक्टर डी makes angle between them as 90 डिग्री, यानी अगर इनके बीच का एंगल कितना बन रहा हो, 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया आपका 90, तो W इक्वल टू क्या आपको मिलेगा, एफ डी कॉस 90 डिग्री। तो पूरा वर्क कितना हो गया, 0। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने में ये दो कंडीशन होते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे 0 डिग्री होगा। और अगर ऐसा नहीं है कि आपको विपरीत परिस्थिति मिलती है कि एफ और डी के बीच का क्या है एंगल आपका, अगर 90 हो जाता है तो आपका वर्क डन क्या होगा, 0। ये क्या होगा, दैट इज द मिनिमम वर्क होगा।
तो ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है स्केलर प्रोडक्ट का। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से, और पावर हमारी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे P इक्वल टू हम लिखते हैं W/T। ठीक, P भी हमारा स्केलर है, W भी स्केलर है, स्मॉल t टाइम भी स्केलर है। तो अगर हम इसको फार्मूला इवैल्यूएट करें तो W की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल F, ये क्या होगा? वेक्टर होगा, और इनटू वेक्टर D अपॉन T। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको क्या देता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी जानते हैं क्या होता है? आपका स्केलर होता है। तो P इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? वेक्टर F डॉट, और ये आपको D अपॉन T क्या दे देगा? वेक्टर B दे देगा। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं कि दो वेक्टर हमारे हैं F और B। इनका जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो इससे हमें क्या मिल रहा है? एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो ये भी क्या है? दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो एग्जांपल हैं, दोनों एग्जांपल दिमाग में रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टी जैसे पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी पढ़ा था, इसी तरह से अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, जब हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर दो हमारे वेक्टर बने और दोनों क्या हो? पैरेलल हो, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आया था वो क्या आपको मिला था? 0 आया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अगर दो वेक्टर आपके पैरेलल हो तो उनका स्केलर जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 0 नहीं होगा। वो क्या होगा? आपके दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर वेक्टर ए पैरेलल हो वेक्टर बी के, तो देन इनका अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करें क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब चूंकि पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होगा ए बी, यानी कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो इससे क्या पता चलता है? अगर हमारे दो पैरेलल वेक्टर हो तो पैरेलल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ये हमारा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ, या कैसे कह सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये प्रोडक्ट यहां कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट
ऑफ बोथ वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी इसको अपने लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब ये पैरेलल होंगे तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इसका प्रॉपर्टी है एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट फॉलो टू कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी अगर हमारा दो वेक्टर ए और वेक्टर बी हों तो इनका स्केलर जो प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसी तरह से अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के तो क्या होगा, देन स्केलर प्रोडक्ट इनका क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होगा ए बी कॉस 90। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है हमारे, अगर स्केलर मतलब परपेंडिकुलर हो दोनों वेक्टर तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो इस तरह से थीटा की वैल्यू हम 90 ले लेंगे तो अगर आपका जो दो वेक्टर हैं अगर परपेंडिकुलर है तो उनका अगर स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो वो स्केलर प्रोडक्ट जो होगा हमें 0 ऑब्टेन होगा। ठीक है, इसी तरह से चौथा रूल है हमारा, अगर हमारे जो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं आई जे और के होते हैं, तो अगर आई डॉट आई निकालें, ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई जे कैप एंड के कैप, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आई डॉट आई, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 1, क्योंकि आई जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के, तो दोनों यहाँ सेम ही हैं, तो दोनों किस डायरेक्शन में लाई करेंगे, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो होगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा हमारा 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो जैसे आई यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई ये किसके इक्वल होगा, आई इनका जो मैग्नीट्यूड होगा इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और cos थीटा का हो जाएगा, तो यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा यानी आई डॉट आई। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होता है 1 इंटू 1, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो आई डॉट आई को हम क्या लिख सकते हैं 1, और इसी तरह से जे डॉट जे को हम 1 लिख सकते हैं, और के डॉट के को भी हम क्या लिख सकते हैं 1। तो ये दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आई क्रॉस आई क्या आपको मिला था 0, जे क्रॉस जे
0, k क्रॉस k 0, लेकिन जस्ट उसी का आपको अपोजिट क्या होगा, अगर इनका डॉट लेते हैं तो ये सभी किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। इसी तरह से पांचवी प्रॉपर्टी ये है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट मतलब अगर हमारा वेक्टर ए है तो इस वेक्टर ए को इसी वेक्टर का क्या किया जाए, स्केलर प्रोडक्ट किया जाए। तो ये आपका वेक्टर ए और वेक्टर ए दो मैग्नीट्यूड हो गया और cos थीटा हो गया, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का जो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा cos 0 की वैल्यू 1 होगी, और इन सभी ए और ए मिलकर के हमें क्या दे देगा, ए स्क्वायर। तो कभी भी अगर सेट प्रोडक्ट के थ्रू स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो सेम अगर आपका कोई वेक्टर है उसका सेल्फ प्रोडक्ट किया जा रहा है तो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के इक्वल होगा। तो इतनी चीजें आप पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी। कल इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। चलिए सभी को थैंक्स।